सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा भाई, जब तक मैं बोलूं बीच में छाप मत लगेंगे कि इतने पैसे वो दे गया, इतने पैसे वो दे गया। हाँ, पहले तो बात ये अच्छा, दूसरी बात, तथागत बुद्ध राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी इस देश में आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज जी, प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी और माता फातिमा भी, बुद्ध के विचारों को दुनिया में पहुंचाने वाले महान सम्राट अशोक, बहुजन नायक मानव साहब काशीराम जी, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव साहब और देश में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, समग्र क्रांति के प्रणेता, हमारे मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता, महान विद्वान, अर्थशास्त्री, महान वैज्ञानिक, विधि देवता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पावन पुनीत चरणों में उनके 134वें जन्मदिन पर नमन करते हुए आज मंच पर उपस्थित श्रद्धेय भिक्षु संघ और मंच का संचालन कर रहे साथी और उपस्थित तमाम सामान्य साथी और सामने बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, बच्चियां, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, बच्चे, आप सबको मेरा नमो बुधाय, जय हिंद। साथियों, मैं जिस तरह से यहाँ पर बड़ी धूम, बड़ा नाच गाना, ये सारी चीजें देख रहा हूं, मुझे एक शेर याद आता। वो शेर ये है कि इस सदी में तेरे होठों पे मसर्रत की गिरह, मसर्रत समझते हैं, खुशी, गिरह माने चमक, खुशी की चमक आपके होठों पर, कि इस सदी में तेरे होठों पे मसर्रत की गिरह, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। जो हालात हैं, उन हालात में भी अगर आप हंस सकते हो तो आप ही हो सकते हो, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, जैसा मुझे समझ में आता है। हालात कितने गंभीर हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए एक गाना, फिल्म का नाम इस समय ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है, उससे अपनी बात शुरू करता हूं। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको भी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। साथियों, मैं नहीं जानता आपका नजरिया क्या है, पर वर्तमान हालात को मैं जिस तरह से देख रहा हूं, बहुत गंभीर हालात। हमारा पूरा समाज, हमारे बच्चों का भविष्य, सब कुछ खत्म किया जा रहा है, लगातार खत्म किया जा रहा है। अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन आज मना रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी का दिन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मेरी तरफ से आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 134वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां भी हैं। साथ में अभी 11 अप्रैल को शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का भी
जन्मदिन था, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाइयां हैं। लेकिन बाबा साहब के जन्मदिन पर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन पर मुझे लगता है कि हमें बहुत सी चीजें उनका चिंतन मनन करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या हमें जो करना चाहिए हम वही कर रहे हैं, या हमें जो करना चाहिए उसका हमें पता ही नहीं है, या जानबूझकर भी हम उससे अलग कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बर्बादी जो दिखाई दे रही है आपको या बाकी समाज के लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है, बहुत साफ साफ। एक एक करके देखेंगे आपसे आपके सारे अधिकार, आपका सब कुछ छीना जा रहा है। और संसद में बैठे हुए, विधानसभाओं में बैठे हुए आपके तमाम जो नेता हैं वो उसको भी बचा नहीं पा रहे हैं जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया, जिसकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे हैं, शान के साथ इस देश में जी पा रहे हैं, उसे भी नहीं बचा पा रहे। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप, तो आपका मैं ध्यान याद दिलाना चाहता हूं कि सवर्ण समाज के लिए, जनरल समाज जिसको बोलते हैं, सवर्ण कौन है? ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, यही सवर्ण है। बाबा साहब इन्हीं को सवर्ण बोलते थे। तो सवर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर जब संसद में बिल लाया गया, उस पर बहस हुई और वो पास हुआ, तो हमारे यही 131 MP उस बिल को पास करवाने में, उसके पक्ष में वोट देने में खड़े थे। तो इनके रहते हमारा सब कुछ लूटा। तो 10% आरक्षण मिल गया किसको? सवर्णों को। उन सवर्णों को जिनके पास पहले से ही 50.5% आरक्षण है, यानी था, अब कितना हो गया? 50.5 और 10% 60.5% आरक्षण उनके पास में हो गया। आप कहेंगे कैसे उनके पास आरक्षण? कैसे आरक्षण तो SC ST के पास में है 22.5%। तो आप हिसाब तो लगा सकते हो ना, 22.5% आरक्षण SC और ST का है, 15% SC का, 7.5% ST यानी आदिवासियों का। और जो OBC समाज है उसका आरक्षण 27%, दोनों मिला के कितना हो गया? 22.5 और 27, 49.5 यानी 49.5%, 49.5%। अब सुप्रीम कोर्ट आ गया बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। पर किसका नहीं होगा? जब आप मांगोगे तो नहीं होगा। OBC के लोगों की आबादी इस देश में 52% है, आरक्षण 27%। अगर OBC के लोग मांगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन जब उनके अपने ही भाइयों को, उनकी अपनी बिरादरी के लोगों को, सवर्ण समाज के लोगों को आर्थिक आधार पर गैर संवैधानिक रूप से 10% आरक्षण दिया गया, तो उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आरक्षण सही है, जबकि वो कानून के बिल्कुल विरुद्ध है, संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। तो जिनके पास पहले से ही 50.5 था, सैद्धांतिक रूप में 10% और मिल गया, 60% हो गया। और हकीकत में कितना है? उनके पास में 75%। पर आपका खत्म किया जा रहा है। 70 सालों में, 1950 से लेकर अब 75 साल होने जा रहे हैं। 75 साल में SC और ST का आरक्षण मुश्किल से 9.5-10% है, 9.5-10%। और OBC का आरक्षण मुश्किल से 9% है। ये इतना सा है। और बाकी सब किसके पास है? बाकी सब उन्हीं के पास में है जिनके पास पहले से ही सब कुछ है। पर हमारे नेता तो सो ही रहे हैं, सो हम भी रहे हैं। हम भी डीजे बजाते हैं और डीजे पे इतना पसीना बहाते हैं, इतना नाचते हैं कि धरती को हिला कर रख देते हैं। लेकिन जब अपने अधिकारों की बात आती है, समाज के लिए लड़ने की बात आती है, जागने की
बात आती है तो हम कहां चले जाते हैं, कहां सो जाते हैं, हमें नहीं पता। और तुम्हारा यही सोना, तुम्हारी यही मुर्दानगी एक दिन पूरे समाज को तबाह कर देगी, तुम अपनी आंखों से देख लेना। यही स्थिति है और इसी स्थिति को समझना पड़ेगा। एक उदाहरण अभी का बहुत लेटेस्ट दिखा रहा हूं आपको। वक्फ का कानून आप समझ रहे होंगे। वक्फ का कानून जो अभी पार्लियामेंट ने पास किया है, लोकसभा से पास हुआ, अगले दिन राज्यसभा से पास हुआ और अगले दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, कानून बन गया। ये है क्या कानून? वक्फ का कानून है क्या कानून? बहुत मोटे शब्दों में मुसलमानों के पास जो जमीन है उस जमीन को छीनने का एक ये कानूनी षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर 11 साल में मोदी की नस्ल को नहीं समझे, अगर मोदी को नहीं समझे तो फिर आप कुछ नहीं समझे। मोदी जो कहता है वो समझना जरूरी है और मोदी जो नहीं कहता उसे ज्यादा समझना जरूरी है। तो मोदी ने 14 अप्रैल को हिसार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर एक बात कही। मंच के साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं, भिक्षुसन को भी कहना चाहता हूं, इसका आकलन करने की जरूरत है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि ये जो वक्फ का कानून है हम इसलिए लेकर आए हैं कि वक्फ बोर्ड ने दलितों की, आदिवासियों की और ओबीसी की जमीन पर कब्जा कर रखा है। मोदी कह रहा है, भाषण सुनना उसका, इसका मतलब क्या है, इसे समझने की जरूरत है। मैं 11 साल में जितना मोदी की नस्ल को समझ पाया हूं वो यही है, जो कह रहा है वो नहीं करेगा और जो नहीं कह रहा उसे जरूर करेगा और उसकी बात के एक नहीं कई मतलब होते हैं। और यहां उसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड की आड़ में मुसलमानों की जमीन तो वो छीनेगा ही, इसकी आड़ में आदिवासियों की और दलितों की जमीन को भी वो छीनेगा और अपने यारों को देगा। यह है असली षड्यंत्र। पर लोग मजे में मस्त हैं, लोगों को किसी को किसी चीज की कोई चिंता नहीं है, बड़े कलाकार बनते हैं लोग बाग। 72 पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में, 72 पिटीशन वक्फ कानून के खिलाफ में। ये कानून गलत है, कुछ उसमें पक्ष में भी है कि कानून सही है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं वकालत कर रहा हूं तो मैं इसलिए समझता हूं तो आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टे दिया है? ये सोशल मीडिया पे आजकल जो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, वक्फ कानून को रोक दिया, हल्ला मचा रहे। अबे जान तो लो किया क्या है उसने, जानेंगे नहीं, हल्ला मचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना ही कहा है, सरकार का जो वकील है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उससे इतना कहा है कि भाई अभी इसके जो खास पहलू हैं उन्हें लागू मत करना। तुषार मेहता ने कह दिया हाँ साहब बिल्कुल लागू नहीं करेंगे, हम आपको आश्वासन देते हैं। आश्वासन देते हैं, आप समझ रहे, आश्वासन देते हैं। और ये उस मोदी का वकील है जो अपनी बात कहने में जरा सी देर नहीं लगाता, पलटी लगाने में एकदम कुलाटी मार जाता है। ये उस आदमी की तरफ से आश्वासन दिया गया है। मेरा यहां एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के आपने कितने आश्वासन देखे हैं? बहस करते समय कई सवाल सुप्रीम कोर्ट करती है, पर जब फैसला आता है तो बिल्कुल अलग ही फैसला आता है। देखा नहीं देखा? आप देखो जरा जाके, अगर नहीं है तो यूट्यूब पे पड़े होंगे सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बिल्कुल देखो। अब यहां आश्वासन दिया, मैं सिंपली एक बात जानना चाहता हूं, जिस बात को कोर्ट तुषार मेहता जो सरकार का वकील है, सॉलिसिटर जनरल, उससे आश्वासन ले रही है, इन्हीं बात को 2 लाइन को लिखने में क्या दिक्कत है? उसे बस कागज में लिख दे। आश्वासन तो कोई तोड़ भी सकता है, पर कागज में लिखा जो होगा, कोर्ट का लिखा होगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे नहीं तोड़ सकता। और अगर आपको लगता है पूरी बहस के बाद में कि इसमें कहीं कुछ नहीं है और आप पहले ऑर्डर को खत्म कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन जब अभी आप सरकार से कह रहे हो वो 2 लाइन लिखने में आपको क्या दिक्कत है? लिखेंगे नहीं। क्या इस बात में आपको समझ में नहीं आता कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात गड़बड़ है, सही नहीं है, पर लोग लगे हैं अदालत में जाने में।
अदालत में आप चले जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूं, गारंटी से लिख के देता हूं, अदालत से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सब के सब मिले हुए हैं, चाहे तो वो अदालत हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो मीडिया हो, और चाहे वो समस्त समाज के लोग हो, सब के सब मिले हुए हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है उनके पास। एक आंकड़ा बताता हूं, इससे समझना आप। बातें तो बहुत है, कहने की सब नहीं कह पाऊंगा, मंच पर और भी साथी हैं वो भी बोलेंगे, पर एक आंकड़े से आप समझने की कोशिश करना। इस देश में 1950 से पहले जो किसान थे, किसानों के पास जो जमीन थी, औसतन जमीन, यानी औसत निकाले हैं, किसी के पास ज्यादा भी होगी, किसी के पास कम भी होगी, पर जब उसका औसत निकालते हैं तो एक किसान के पास में जमीन लगभग 2.5 हेक्टेयर थी। 2.5 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 12.5, मतलब 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, और 2.5 एकड़ का मतलब आप समझो तकरीबन 12.5 बीघा के लगभग इतनी जमीन होती है अंदाजन। तो इतनी 1 हेक्टेयर में 2.5 हेक्टेयर के लगभग जमीन थी एक किसान के पास। आज कितनी है? आज 0.5% जमीन रह गई है। 0.5%। कहां गई है जमीन? सड़कों के नाम पर, हाईवे बनाने के नाम पर जमीन ले ली गई। हाईवे बनता तो मौज कौन लेता? वो ठेकेदार जो टोल टैक्स लेते हैं, वो सरकार जो टोल टैक्स लेती है, जो सड़कें बनाते हैं, मजे वो लेते हैं। आम आदमी को क्या मिलता है? जिसकी जमीन ली गई उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं। और यही नहीं साथियों, ये जो जमीन गई कहां गई? किसान के पास तो केवल 0.5 हेक्टेयर है, लेकिन पूंजीपतियों के पास औसतन जमीन, औसतन पूंजीपति, एक पूंजीपति के पास में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है। 100 एकड़ से ज्यादा जमीन, और बहुत सी जमीन ऐसी है खाली पड़ी है, केवल उनके नाम पे हैं। जैसा एक उदाहरण बताऊं, महाराष्ट्र में रिलायंस के पास में हजारों एकड़ जमीन है, जिसमें वो एक विमान नहीं था रफेल, उसे बनाने की मशीन वो लगाने वाले होता फैक्ट्री, जमीन पड़ी है, कुछ नहीं। ये स्थिति है साथियों, इससे भी भयानक स्थिति है। और भयानक स्थिति इसलिए समझो, हमसे जो संबंधित है, हमारे समाज से संबंधित, हमारे बच्चों से संबंधित, वो ये है कि पिछले 10 साल में, इंस्पेक्टर साहब आप और हम अभी बात कर रहे थे ना, पिछले 10 साल में 90,000 स्कूल सरकार ने बंद कर दिए, सरकारी स्कूल 90,000। और उत्तर प्रदेश में अभी पिछले महीने ही न्यूज में निकला है, पहले 27,000 की घोषणा करी थी, फिर उसके बाद में अब 28,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार बंद करने जा रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल। इसका मतलब इन दोनों को अगर आप मिला लो तो कितने स्कूल हो गए? 1,18,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इन स्कूलों में कौन पढ़ता है भाई? किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इस देश में जो संख्या 100 करोड़ के लगभग, जो इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे लोग, उनके बच्चे पढ़ते हैं। फीस नहीं है प्राइवेट स्कूल में देने के लिए, और नई शिक्षा नीति के माध्यम से फीस 4 गुना बढ़ा दी गई है। उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार करी जहां 50 से कम बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को बंद कर देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 50 से कम जहां पढ़ते हैं उन्हें बंद कर देंगे। इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जापान का एक उदाहरण बताता हूं, उसके बाद अपनी बात बंद करूंगा। जापान में एक ट्रेन चलती थी, तो देखा कि ट्रेन में कोई बहुत ज्यादा कुछ आते जाते नहीं, लगभग खाली सी चलती है। तो पता लगाया बहुत दिनों तक जाने के बाद में कि कमेटी बिठाई, पता करो क्या बात है, ये ट्रेन ऐसे खाली क्यों जाती है, क्यों चल रही है अगर खाली है तो पता लगाया गया कमेटी के द्वारा, इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के बाद कमेटी ने पाया कि एक बच्ची पढ़ने जाती थी, एक बच्ची उस ट्रेन से स्कूल पढ़ने जाती थी, उसके लिए वो ट्रेन जाती थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, सरकार ने कहा जब तक इस बच्ची की पढ़ाई पूरी नहीं होगी
तब तक ये ट्रेन इसी तरह से चलेगी, रुकेगी नहीं। और यहां 50 से कम बच्चे हैं तो आप ट्रेन बंद कर रहे हो, क्यों? क्योंकि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और गरीब मजे में मस्त है, भूखा भी है तो भी मस्त है, नंगा भी है तो भी मस्त है, उसे पता ही नहीं है। और जिन्हें पता है वो भी अपने मजे में मस्त हैं। इसलिए साथियों मैं ये कह रहा हूं कि या तो दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। तो मुझे जो नजर आ रहा है मैं तो वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं साथियों। स्थिति इससे भी भयानक है, स्थिति इससे भी भयानक है, पर अभी समय नहीं है, मैं आपको वो सारी चीजें बता नहीं सकता। पर आपसे एक निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करूंगा, कम से कम 5 साल के लिए बाबा साहब के नाम पर, तथागत बुद्ध के नाम पर ये नाच गाना बंद कर दो। मेरा कहना है, मेरे विचार साहब से मत हो भी सकते नहीं, ये नाच गाना बंद कर दो। घर में बैठ के आत्मावलोकन करो, अपने अंदर झांक के देखो हमारे बीच में क्या दिक्कत है, हमारे अंदर क्या कमी है, और समाज को लगातार जो खत्म किया जा रहा है, उसकी दुर्दशा जो बनाई जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस बर्बादी को हम कैसे रोकें। अगर आपने ये नहीं किया, आपकी बर्बादी रुकेगी नहीं। और किसी नेता के भरोसे मत रहना, चाहे तुम्हारा भाई हो, नेता नेता ही होता है। नेता को इधर से इधर छलांग मारने में मिनट नहीं लगती, सेकंड ही लगती, यहां से कूद के यहां से कूद के वहां से कूद के वहां, जहां उसका भला है वहीं चला जाता है। और नेता हार जाए तो भी, नेता जीत जाए तो भी नेता पे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मेरा अनुभव तो यही है, आपका क्या है ये तो आप जाने। इसलिए मेरा मानना यह है, कम से कम 5 साल ये नाच गाना बंद करके, इसमें जितना पैसा लगाते हो, जितना समय बर्बाद करते हो, जितनी ताकत लगाते हो, उस ताकत को इस बात में लगाओ कि हम जो ये सरकार जो ये गुंडागर्दी पर उतरी है, तबाही की तरफ लगातार इस देश को ढकेल रही है, जिसके सबसे बड़े निशाने पर हम हैं, इस बर्बादी को हम कैसे रोक सकें। अगर आप चाहोगे तो रोक पाओगे, अगर सोते रहोगे तो सबकी गर्दन कटनी है, बचना कोई नहीं है। तुम इनसे इस बात की उम्मीद मत करना कि ये कोई रहम की बात करेंगे। इनका इतिहास खूनी इतिहास है, खून से रंगा हुआ इतिहास है इनका। अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, सत्ता के लिए, पैसे के लिए, जमीन के लिए पूरे समाज को कत्ल कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, आपका क्या है आप जाने। इसलिए मेरा आपसे कहना है, इन सारी चीजों को बंद करके, वाकई में अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, वाकई में अगर हम तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो हम इस चीज को बंद करके अपना भला कैसे हो सकता है, अपनी आने वाली पीढ़ियां कैसे बच सकती हैं, इसके लिए हम काम करें तो बेहतर है। और साथियों, कोई दूसरा आएगा नहीं, हम ही को करना होगा, हम ही को करना है। ध्यान रखना, हमारे लिए भी किसी ने किया था, उसी के उपकार की बदौलत, उसी के कर्मों की बदौलत आज हम इतनी शान बान के साथ में, ठाठ के साथ में ऐसे प्रोग्राम करते हैं, जीते हैं। अगर हम नहीं कर पाए तो अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाओगे, ये बात जरूर सोचना। स्थिति कितनी गंभीर है, सिर्फ एक उदाहरण आखिर में। इस देश में जो युवा हैं, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, उसकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से इस देश के 82% नौजवान बेरोजगार है। 82%, यानी 100 अगर युवा हैं तो 82% बेरोजगार है। और युवाओं की संख्या कितनी है इस देश में? युवाओं की संख्या तकरीबन 40 करोड़। 40 करोड़ में से 82% बच्चे, यानी तकरीबन 33 करोड़ नौजवान इस देश के बेरोजगार हैं। आज की तारीख में इतनी भयानक स्थिति है। और दूसरा हाल यह है कि साथियों, इस देश के जो अमीर हैं, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं,
15 लाख से ज्यादा इस देश के करोड़पति अरबपति इस देश को छोड़कर पिछले 10 सालों में बाहर विदेशों में चले गए, वहीं की नागरिकता ले ली, वो वहीं के निवासी हो गए, वहीं के नागरिक हो गए। आपके समझ में एक सवाल नहीं आता, आखिर क्यों चले गए वो? उनके पास तो पैसा है, उनके पास तो बिजनेस है, फिर भी वो इस देश को छोड़ के क्यों चले गए? कोई तो कारण होगा, बेवजह तो कोई नहीं जाता। इसी से आप समझ लीजिए कि वो लोग जानते हैं जो चले गए, इस देश की हालत बहुत बुरी है, आने वाले समय में बहुत बुरी होने वाली है, क्योंकि इस देश पर शासन करने वाला मोदी नाम का एक विनाशक बैठा हुआ है, जो इस देश को तबाह करने पर लगातार तुला हुआ है। बेशर्मी उसकी इतनी है कि झूठ बोलने में धरती पर उसका कोई सानी नहीं है, खुल के झूठ बोलता है। थोड़ा सा झटका लगा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद बेईमानी से विधानसभा चुनाव जीता हरियाणा का, और उसके बाद जीता चुनाव महाराष्ट्र का, और अब दिल्ली जीत चुका है। इसके बाद नजर बिहार पे है, और मैं आपको कह के जा रहा हूं, बिहार का चुनाव मोदी अपने दम पर जीत के आवेगा। बेईमानी से, ईमानदारी से नहीं जीत सकता, उसके बाप में भी दम नहीं है। ईमानदारी से अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए, मोदी की अपनी जमानत जब्त हो जाएगी, यही स्थिति है। लेकिन बेईमानी से जीत के आएगा। इलेक्शन कमीशन उसकी जेब में है, विपक्ष मर चुका है, जनता इस देश की सो रही है। और बिहार में जीतने के साथ साथ जो नीतीश कुमार है, उसका ठीक ठाक इंतजाम करेगा। नीतीश को पूरी तरह से उसके साथ मिलकर ही उसका खात्मा करेगा। और उसके बाद एक चुनाव है सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव। अगर उस चुनाव में वो जीत गया, किसी के बस के नहीं है फिर उसको रोक पाना। केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अगर लोगों ने उसको रोक लिया वहां पर, तो ये रुक जाएंगे, नहीं तो जो ये सोच रहे हैं वो लगातार करते चले जाएंगे। और हम ऐसे ही डीजे के साथ में या मंच पर नाचते गाते रह जाएंगे। नाचने गाने को मैं बुरा नहीं समझता, मैं भी बहुत नाचता हूं, बहुत नाचता था, बुरा नहीं है, ये एक कला है। लेकिन समय की डिमांड ये नहीं है, वक्त का तकाजा ये नहीं है, आज वक्त कुछ और चाहता है। सो हमें उसको समझना है, और अगर इसे समझ के काम करेंगे तो ही हम बाबा साहब के आदेश पर चल पाएंगे। अन्यथा तो आप कितना मनाते रहिए, हासिल हमें कुछ होने वाला है नहीं। साथियों, हमने भी बहुत आंदोलन किए, बहुत लड़ाई लड़ी, सब कुछ हुआ, हासिल कुछ नहीं हुआ। मैं हासिल ये नहीं करा कि एमपी बन जाना था, एमपी एमएलए हासिल होना नहीं है। समाज के लिए क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। बस आज अपनी बात यही समाप्त करूंगा, बातें बहुत हैं। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना। माननीय साहब काशीराम जी ने इस देश के बहुजनों को जगाने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया वो तो कैडर। यहां बहुत से लोग हैं जिन्होंने साहब का कैडर लिया था, देखा था, मुझे यह सौभाग्य नहीं मिला, पर मैं अब उनका सारा कैडर समझ चुका हूं। और हमने वो काम शुरू कर दिया है कैडर देने का। जब तक कैडर देकर पूरी टीम तैयार नहीं करी जाएगी, हम ये लड़ाई, आप जीतना तो भूल जाओ, हम लड़ने की सोच भी नहीं पाएंगे। तो जितनी भी ताकत है, जितना भी आपके पास समय है कैडर देने में, अगर आपके पास नहीं है कैडर तो कैडर लेने में, अगर कोई नहीं दे पाता है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको पूरा कैडर दूंगा। एक एक साथी को समझाऊंगा एक एक बात। 2 दिन में पूरा कैडर होता है, हम पूरी कोशिश कर ले, वैसे 4-5 दिन लगते हैं, और 2 दिन में हमने कोशिश करी है कि 2 दिन में पूरा कैडर हम लोग खत्म करेंगे। सुबह 9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक, जब तक भी हो। खाने पीने की व्यवस्था हम लोग वही करते हैं। यही काम हम लोग कर रहे हैं, यही सब मिलकर करेंगे तो ही समाज बच पाएगा, देश बच पाएगा। नहीं तो मूल निवासी कहते रहो, चाहे जो कहते रहो, कितने नारे लगा लो, बचेगा कुछ नहीं। आपने मुझे समय दिया, यहां बुलाया, बोलने का मौका दिया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, मुझे टोका भी नहीं और बीच में छाप भी नहीं लगी कि कितने पैसे आए हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद। थैंक यू वकील साहब, बहुत बेहतरीन आपकी स्पीच रही और काबिल तारीफ रही। और में 2 मिनट का अंकित कुमार जी है, 500 रुपए जिन्होंने दान दिया है।